हेलो हेलो हेलो। स्कूप की बातें। एक फिल्म बनी थी 1959 में। इसी बरस इस फिल्म को राष्ट्रपति का रजत पदक भी मिला था। निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो आज की मतलबी और चालाक दुनिया के काबिल नहीं था। एक सीधा, सरल, सच्चा, भोला और ईमानदार आदमी। अपने इन्हीं गुणों या दुनियावी अंदाज में कहें तो दुर्गुणों की वजह से इस आदमी ने बहुत तकलीफें उठाई, कभी तन की तो कभी मन की। मित्रों, मेरी बातें सुनकर निश्चय ही आप में से अधिकांश श्रोता फिल्म का नाम समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उनके लिए मैं कहूंगी, ना समझे वो अनाड़ी है। कहिए, अब तो समझे ना? ना समझे वो अनाड़ी है। जी हाँ, आप बहुत समझदार हैं, ये हम भी समझ गए। फिल्म अनाड़ी 1959 में आई थी, लेकिन इसकी महक आज भी ताजा है। तो आइए इसके महकते हुए अनाड़ीपन की बातें करें। इन बातों को लेकर लाए हैं अशोक अय्यर, और फिल्म अनाड़ी की ये बातें राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुनाएंगे इस प्रोग्राम के खिलाड़ी लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें। फिल्म अनाड़ी के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मोतीलाल और शुभा खोटे। और फिल्म अनाड़ी के गीतों को लिखा था शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने, तथा कहानी को इंदर राज आनंद ने। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों, इन फिल्मी सितारों में से कई धरती से विदा होकर आसमान के हो चुके हैं, लेकिन 1959 में जो रोशनी इनकी चमक से जगमगाई थी वो आज भी चकाचौंध करती है। फिल्म अनाड़ी में जो बात दिल ने नजरों से और नजरों ने दिल से की, वो बात आज भी सीधे दिल में उतरती है। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। फिल्म अनाड़ी की बातें शुरू करें दोस्तों, इससे पहले आइए हम इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में चंद बातें करें। फिल्म इंडस्ट्री में
ऋषिकेश मुखर्जी ऋषिदा के नाम से पुकारे जाते हैं। ऋषिदा ने हमेशा साफ सुथरी और सामाजिक फिल्में बनाई हैं। उनकी हर फिल्म में कोई न कोई संदेश जरूर रहता है। कला के माध्यम से बेहतर इंसानों और अच्छे समाज के निर्माण की कोशिश करना शायद कलाकार का पहला धर्म है और ऋषिदा इस धर्म को निभाना खूब जानते हैं। समाज को नई चेतना देने के लिए ऋषिदा ने निश्चय ही ऋषियों की परंपरा को चुना है। ऋषिदा ने अपना कैरियर सन 1945 में शुरू किया था। उन दिनों वे कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। 3 बरस बाद यानी सन 1948 में उनकी रुचि फिल्म एडिटिंग की तरफ जागी और उन्होंने बिमल रॉय की देखरेख में फिल्मों की एडिटिंग सीखना शुरू किया। जल्दी ही इस काम में वो इतने निपुण हो गए कि उन्होंने एक बंगला फिल्म की स्वतंत्र रूप से एडिटिंग की। इस फिल्म का नाम था तथापि। ऋषिदा की लगन और काम के प्रति उनकी निष्ठा से बिमल रॉय बहुत खुश थे। इतने खुश कि सन 1951 में जब बिमल रॉय कलकत्ता से मुंबई आए तो ऋषिदा को भी अपने साथ ही ले आए। मुंबई में बिमल रॉय के साथ ऋषिदा सहायक निर्देशक के तौर पर भी काम करते रहे और उनकी तकरीबन सभी फिल्मों की एडिटिंग भी करते रहे। ऋषिदा के कैरियर का 12वां साल यानी सन 1957 उनके लिए एक सुनहरे भविष्य का पैगाम लेकर आया। इसी साल उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म निर्देशित की जिसका नाम था मुसाफिर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, उषा किरण, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार और निरूपा राय। दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन दोनों ही के साथ ऋषिदा के पहले से ही बहुत अच्छे संबंध थे। ये दोनों कलाकार ऋषिदा से अक्सर कहा करते थे कि उन्हें निर्देशक बनना चाहिए और अंत में ऋषिदा ने उनकी बात मान ली और फिल्म मुसाफिर के साथ निर्देशक बन गए। दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन ने उन्हें अपना पूरा योगदान दिया और फिल्म मुसाफिर में एक पैसा भी लिए बिना काम किया। दिलीप कुमार ने तो फिल्म मुसाफिर में लता मंगेशकर के साथ एक गाना भी गाया था। मुसाफिर व्यावसायिक दृष्टि से कहें तो भले ही बहुत सफल नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने इसे बहुत पसंद किया। राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म मुसाफिर को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला। मुसाफिर की स्क्रिप्ट ऋषिदा ने स्वयं अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर लिखी थी। फिल्म मुसाफिर की रिलीज के 2 बरस बाद सन 1959 में ऋषिदा के निर्देशन में दूसरी फिल्म हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आई, अनाड़ी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सन 1958 की बात है। एक दिन ऋषिदा के पास निर्माता एल.बी. लक्ष्मण का फोन आया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से अपनी नई फिल्म का निर्देशन करने के लिए कहा। दरअसल स्टोरी राइटर इंदरराज आनंद ने एल.बी. लक्ष्मण और राज कपूर को एक स्टोरी का आइडिया सुनाया था जो इन दोनों को बहुत पसंद आया। राज कपूर ने ही एल.बी. लक्ष्मण से कहा कि वे इस फिल्म के डायरेक्टर के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी को अवसर दें। राज कपूर ऋषिदा से बहुत प्रभावित थे। दरअसल सन 1954 में राज कपूर और ऋषिदा दोनों सोवियत रूस की यात्रा पर गए थे और वहां करीब 2.5 महीने तक एक साथ रहे थे। इसी दौरान दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई और ये मित्रता आखिर तक बरकरार रही। ऋषिकेश मुखर्जी ने जब एल.बी. लक्ष्मण की फिल्म अनाड़ी का निर्देशन करने के लिए हामी भर ली तो ये चारों यानी राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी, एल.बी. लक्ष्मण और राइटर इंदरराज आनंद रोज मिलकर बैठते और अपने अपने आइडियाज सुनाकर कहानी को डेवलप करते। अक्सर इनकी महफिल लेखक इंदरराज के
मैरिन ड्राइव स्थित फ्लैट पर हुआ करती थीं। फिल्म के हीरो के रूप में तो राज कपूर फाइनल हो ही चुके थे। हीरोइन के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने नूतन को चुना। नूतन सशक्त अभिनेत्री तो थी ही, सन 1956 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी ले चुकी थीं। और जिस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया था वो थी अमिय चक्रवर्ती की फिल्म सीमा। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। फिल्म अनाड़ी में 3 महत्वपूर्ण किरदार और भी थे। फिल्म के हीरो की मकान मालकिन मिसेस डीसा, जो ऊपर से गरम और अंदर से नरम थी। ये रोल ललिता पवार को मिला। जास्ती बात नहीं मांगता है, नौकरी नहीं मिलता है, जाना दो। तुम पेंटिंग बनाओ, आम बेचेगा। पेंटिंग बनाने के वास्ते तुमको बाहर जाना मांगता है, हमारा साइकिल लो और ये भी कलर का वास्ते रखो, लो। हीरोइन के रईस अंकल का किरदार मोतीलाल को दिया गया। राजकुमार, मेरा एक काम कर लो। आज आरती का जन्मदिन है, उसके लिए मैं जो केक लाया हूँ वो घर पहुंचा दो, मुझे जरा देर होगी। और हीरोइन की सहेली का चरित्र शोभा खोटे ने निभाया, जो इस फिल्म से पहले फिल्म सीमा में भी नूतन की सहेली बन चुकी थीं। अरे बाप रे, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आशा प्लीज मेरे लिए। हाँ हाँ चलो आओ। जब फिल्म अनाड़ी की कास्टिंग का काम पूरा हो गया तो ऋषिकेश मुखर्जी ने बिना फिल्म का मुहूर्त आदि करवाए सीधे आर के स्टूडियो में शूटिंग शुरू कर दी। ऋषिदा मुहूर्त करना, शुभ दिन देखना या नारियल फोड़ना जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते। अक्सर वे सीधे ही बिना मुहूर्त की अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देने के आदी हैं। अनाड़ी की शूटिंग भी सीधे शुरू हो गई। शूटिंग तो शुरू हो गई, मगर ऋषिकेश मुखर्जी एक अजीब उलझन में फंस गए। उलझन ये थी कि राज कपूर को सुबह देर से उठने की आदत थी और इस आदत की वजह से वे सिर्फ दोपहर को 2 बजे की शिफ्ट में ही काम किया करते थे और उधर नूतन हमेशा सुबह 6 बजे की शिफ्ट में काम करना पसंद करती थी। ऋषिदा ने काफी सोच विचार करने के बाद राज कपूर और नूतन के शेड्यूल का तालमेल बैठाया। सुबह के वक्त वे नूतन के सोलो शॉट्स लेते, दोपहर में राज कपूर और नूतन के साथ वाले दृश्यों को फिल्माते
और शाम को राज कपूर के सोलो शॉट्स फिल्माते। ऋषिदा की ये तरकीब काम कर गई और शूटिंग आसानी से होती चली गई। बरसों की बेकारी के बाद नौकरी का मिलना आप तो समझती हैं क्या होता है? समझती क्यों नहीं, मेरी भी तो कोई सरकारी नौकरी नहीं, एक अमीर लड़की की मर्जी पर निर्भर है। मैं आपका दुख समझता हूँ। कुछ नहीं समझते। अगर समझते तो ये मालूम नहीं होता कि मैं आपके साथ क्यों बाहर आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? पूछ रहे हैं क्यों? अनाड़ी। हाँ, अनाड़ी। एक बार फिर कहिए। अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी। कोई और कहता तो दांत तोड़ देता, आप कहती तो बहुत अच्छा लगता है। वो चांद देखा, कितना सुंदर है। कितना अच्छा है, पूनम का चांद है ना। और ये रात भी कितनी प्यारी है। लेकिन थोड़ी सी ठंड है। हा? और ये फूल देखा, मुझे बालों में लगाना बहुत पसंद है। सुना आपने? कितना अच्छा फूल है। मुझे बालों में लगाना बहुत अच्छा लगता है। लगाएगी ना? वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। फिल्म अनाड़ी की कहानी एक नेक और ईमानदार नौजवान राजकुमार यानी राज कपूर की कहानी है। राजकुमार की मकान मालकिन मिसेस डीसा यानी ललिता पवार उसे राजू कहकर पुकारती है। राजू बेरोजगार है मगर फाका मस्ती के बावजूद हंसोड़ और जिंदा दिल है। वो इतना भोला और इतना ईमानदार है कि उसकी इन सारी अच्छाइयों की हंसी उड़ाते हुए मतलबी और मौकापरस्त दुनिया वाले उसे अनाड़ी कहते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, राजू की जिंदगी का बस एक ही फलसफा है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा।
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इंसान चाहे कितना ही नेक क्यों न हो, सिर्फ अच्छाइयों के दम पर इस दुनिया में जिया नहीं जा सकता। ऐसी जिंदगी का मतलब है तकलीफें और परेशानियां। बेरोजगार राजू कई महीनों तक अपने घर का किराया नहीं दे पाता था और ऐसी हालत में उसे मकान मालकिन मिसेस डीसा के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। मेरा इकलौता कोट जल गया मिसेस डीसा। जल नहीं गया, तुम जानबूझ के जलाया। जानबूझ के जला? हाँ, हम सब समझते तुम कैसा आदमी है। तुम सोचा होगा पहला कोट जलेगा, कोट का साथ साथ घर जलेगा, घर का साथ साथ हम जल जाएगा, हम जल जाएगा तो तुम्हारा जान छूट जाएगा। पर हम बोल देता है हम तुम्हारी जान इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अभी बैठ बैठ के कोट को क्या देखता है? खड़ा होके क्या करेगा मिसेस डीसा? अभी तो सो जाने को मांगता है। जला हुआ कोट के साथ नौकरी को कैसे जाएगा? अच्छा, तुम चाय पी के नीचे में आओ, हम तुमको डेविड का कोट देगा, पर उसको बेच के नहीं आना। कैसा भाड़ुत मिला है, घर दो, खाना दो, कपड़ा दो और सब मुफ्त में दो। मिसेस डीसा का स्वभाव बिल्कुल नारियल के जैसा था, ऊपर से सख्त, भीतर से नरम। गुस्से में भले ही वो राजू को खरी खोटी सुना देती, मगर दिल से वो राजू को बहुत चाहती थी। उनकी इस चाहत के पीछे भी एक राज था। ओ जीसस, तुम इस लड़का को हेल्प करो। जब हम इसको देखता है हमको हमारा बेटा डेविड का याद आता है। ऐसा नहीं था कि राजू और मिसेस डीसा में हमेशा ही किराए को लेकर तकरार होती हो। कभी कभी उनके बीच ममता के पल भी आया करते थे। तुम बहुत मस्करी करते हैं, लो कोट पहनो। मिसेस डीसा, मस्करी तो तुम्हारा लॉर्ड हमारे साथ करता है। किस्मत में बेकारी लिखकर इस बेरहम दुनिया में फेंक दिया। और दूसरा मजाक मेरे घर वालों ने किया, जिन्होंने अपने बेटे का नाम रखा राजकुमार। एकदम राजकुमार तुम डेविड का कोट में दिखता है। क्या हंसना भी नहीं आता है अनाड़ी? हंसना है तो दिल खोलकर हंसो, हंसो, अरे हंसो, हंसो, अरे हंसो। राज नौकरी की तलाश में दरबदर भटक रहा था। एक दिन नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते वक्त एक अजीबोगरीब हालत में एक हसीना से उसकी मुलाकात हुई। यह हसीना थी आरती, यानी नूतन। जूता तो नीचे कीजिए। ये जूतों की बारिश आप कर रही थी? जी, मुझे तो सिर्फ नीचे उतरना है। क्या इस मकान में कोई गेट नहीं है? है, लेकिन दरबान भी तो है। दरबान? आप भाग रही हैं? सुनिए सुनिए, जरा मेरी नीचे उतरने में मदद कीजिए। माफ कीजिए, मैं गरीब आदमी नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता। मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी नौकरी पे जाना है। तो नौकरी पे जाने का ये तरीका है? बात यह है, मैं यहाँ काम कर रही थी, लेकिन इन लोगों का बहुत पैसा मुझ पे चढ़ गया है। अब वो कहते हैं हमारे पैसे दे दो तो जाओ। मिसेस डीसा भी तो इसी तरह मेरे साथ सलूक करती है। वो भी कहती है कि भाड़ा पहले दो, खोली बाद में खाली करो। देखिए ना, आपकी मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपके लिए? आप घोड़ा बन सकते हैं। हा? घोड़ा? घोड़ा? हाँ, घोड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इसमें शुक्रिया क्या बात है। आपको नौकरी पे जाने के लिए देर नहीं हो रही है? नौकरी? राज होटल न्यू ताज में इंटरव्यू देने पहुंचा। नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, 30 रुपया पगार, और तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? तो चलो काम देख लो। रामू, देखो ये अपने नए मैनेजर हैं, इन्हें सारा काम बता दो और तुम भी ये सब काम देख लो। अरे, इसमें तो कॉकरोच है। दाल मत खाना, दाल मत खाना, दाल में कॉकरोच है। क्या बकते हो? कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? है? बोलते क्यों नहीं? वो दाल में जी, दाल में देखिए। ओह, तो ये कॉकरोच फेंका नहीं जा सकता? नहीं जी, दाल फेंकनी चाहिए। दाल फेंकनी चाहिए? जी हाँ। मैं बताता हूँ किसे फेंकना चाहिए। रामू, बच्चों, तुम दोनों उठा के इसे बाहर फेंक दो। जी, देखिए देखिए। देखते क्या? बाहर फेंक दो। दाल से नहीं करो। बड़ा आया ईमानदार कहीं का अनाड़ी। अपनी ईमानदारी की वजह से राज को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। राज का दिल उदास था, मगर मिसेस डीसा की ममता ने उसे निराश नहीं होने दिया। मिसेस डीसा, जास्त बात नहीं मांगता है, नौकरी नहीं मिलता है, जाना दो। तुम पेंटिंग बनाओ, आम बेचेगा। पेंटिंग बनाने के वास्ते तुमको बाहर जाना मांगता है, हमारा साइकिल लो, और ये भी कलर का वास्ते रखो, लो। एक बार फिर राज और आरती का आमना सामना हुआ। इस बार की मुलाकात पहले जितनी छोटी नहीं थी। आप? हाँ, ये साइकिल आपकी है? जी हाँ, अगर उनकी मेहरबानी ना होती तो ये लाश भी अपनी ही थी।
लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे? होना ही था, आपको जो देख लिया। कल नौकरी चली गई, आज साइकिल टूट गई। खैर, मेरी बातों को बुरा मत माना कीजिए, मैं तो यही कहा करता हूँ। बताइए, आपको नौकरी मिल गई? नौकरी? मिल गई। बहुत अच्छा, शुक्र है मालिक का। कैसी नौकरी है? वो लड़की है ना, वो काली पैंट में जो खड़ी है, वो मेरी मालकिन है। मैं उनकी सहेली हूँ। मेरा मतलब है, मुझे उनके साथ रहना होता है। ये सब क्या? तस्वीरें बनाने का सामान। आप पेंटिंग करते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप कल हमारे घर आइए, हमारी मालकिन की तस्वीर बनाने के लिए। क्या? अच्छे पैसे मिलेंगे। जी, मैं तो जानवरों की तस्वीरें बनाता हूँ। कोई बात नहीं, हमारी मालकिन भी वैसी ही है। कल सुबह जरूर आइएगा। हाँ, कहाँ आना होगा? 26 नेपियन रोड। 26 में? अरे बाप रे, मालकिन आ रही है, मैं चलती हूँ। सुनिए सुनिए, नाम क्या पूछूं? आशा, मेरा नाम आशा है। आरती ने जानबूझकर राज को अपना असली नाम नहीं बताया और अपनी सहेली आशा का नाम बता दिया। हालांकि इसके पीछे आरती की कोई गलत मंशा नहीं थी। साड़ी उतारो। अरे क्या कर रही हो? जल्दी कर बाबा, वक्त नहीं है। तू मेरे कपड़े पहन ले, मैं तुम्हारी साड़ी पहनूं। मगर क्यों? अरे वो कल वाला पेंटर आया है, बहुत गरीब है बेचारा। मैंने सोचा कुछ उसकी मदद करूं। वो देखो मेरी सेफ में 1000 रुपए है ना, वो उसे दे देना। लेकिन ये साड़ी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा, वो मुझे आशा और तुम्हें आरती समझता है। सेठ रामनाथ जी की भतीजी, समझी? और वो आरती की तस्वीर बनाने आया है। अरे बाप रे, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आशा प्लीज, मेरे लिए। हाँ, चलो आओ। शहर के नामी रईस रामलाल यानी मोतीलाल की भतीजी आरती ने अपनी सहेली आशा यानी शुभा खोटे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो राज के सामने आरती बनने का नाटक करे और आरती को आशा यानी नौकरानी के रूप में पेश करे। इस नाटक के साथ आरती राज की मदद भी कर रही थी। आप आ गए? क्या देख रहे हैं आप? एक तस्वीर जो मैं बरसों से बनाना चाहता था, आज आंखों के सामने आकर खड़ी हो। तस्वीर? जी हाँ, मुद्दत से एक तस्वीर के धुंधले से नक्श मेरे दिमाग में थे। एक बहुत खूबसूरत लड़की, लंबे घने बाल कंधों पे पड़े हुए, बालों में पानी की बूंदे जैसे फूलों पे शबनम, आंखों में समंदर की सी गहराई, होठों पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो मौत भी ला सकती है और जिंदगी भी दे सकती है। सुनिए, आज मैं आपकी तस्वीर क्यों ना बनाऊं? आपकी मालकिन की तस्वीर फिर कभी बना लेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। मालकिन सुन लेगी तो गजब हो जाएगा। क्यों? आपकी मालकिन आपसे अच्छा सलूक नहीं करती? वैसा ही जैसे मालिक लोग हर नौकर के साथ करते हैं। फिर तो मैं लंबे पैसे मांगूंगा। अमीर आदमियों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, खूब लंबे पैसे मांगिए। जी हाँ, 20 रुपए मांगूंगा। 20 रुपए? ज्यादा है, अगर आप कहें 1-2 रुपए कम कर दूंगा। नहीं, आपको तो पूरे 1000 रुपए लेने चाहिए। मुझे कौन देगा? मैं दूंगी। मेरा मतलब है मालकिन देगी। मैं गरीब आदमी, आप मजाक करती थी। देखिए मेरी जबान लड़खड़ा गई, दिल धड़ाने लगा है। देखिए, मैं सच कहती हूँ, आपको 1000 से कम नहीं लेने चाहिए। ये बड़े लोग तस्वीर नहीं, झूठी शान खरीदते हैं। आइए। सुनिए। आरती जी, सुनिए, देखिए। आरती जी आई। जी हाँ, आप ही की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी तलाश में? हाँ जी। ये हालत क्या बना रखी है? वो आपका ये बटुआ गिर गया था। मैंने आपको बहुत सी आवाजें दी, पर आपने सुना ही नहीं। इतने में आसपास के गुंडे ये बटुआ छीनने के लिए मेरे गिर्द हो गए। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी हालत बना दी। खैर, जो हुआ सो हुआ। शुक्र आपका बटुआ तो मिल गया। मैं जाता हूँ। सुनो, बैठ जाओ। तुम जानते हो इस बटुए में कितने रुपए हैं? बहुत से रुपए हैं। और तुम ये मुझे वापस करने आए हो? जी हाँ। तब तो तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। देखिए, इस बटुए के लिए आज लॉर्ड के सामने मेरी बेइज्जती हो गई और अब आप मुझे अनाड़ी कहते हैं। बैठ जाओ, बैठो। देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पे बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं। ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। क्या काम करते हो? बेकार। नौकरी चाहते हो? मुझे नौकरी मिलेगी। इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना। राज को लगा कि पहली बार उसे अच्छाई का सिला मिला है। वो सेठ रामलाल के दिए हुए पते पर जा पहुंचा। मैं अंदर आ सकता हूँ जी? यस, कम इन। बैठ जाओ। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम मेहनत से अच्छी तरह से काम करो, अगले महीने में तुम्हें और भी जगह अच्छी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो जाओ अपना काम करो। राज बेहद खुश था। एक तरफ
उसकी नौकरी लग गई थी और दूसरी तरफ आशा के रूप में आरती उस पर फिदा हुए जा रही थी। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से, ये बात क्या है ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। राज को जब पहली तनख्वाह मिली तो वो मिसेस डीसा को एक होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया। बॉय, ऐसा मत जोर से नहीं बोलेगा, ऐसा मत बोलेगा। बॉय बॉय ओए ओए, देखो ये सब पैसा का जितना खाना मिलता है लेके आओ। नो नो नो, ओनली 2 डिनर्स। खाली दो खाना मांगते हैं खाली। हे, तुम्हारा पेचा फिर गया है क्या? हे मिसेस डीसा, आज हम बहुत खुश हैं मिसेस। बचपन में हमारा माम मर गया था ना, इसलिए हम तुमको लूटने को मांगता है। नहीं मिसेस डीसा, लूटने को नहीं मांगता, हम तुमको खुश करने को मांगता हमको खुश करने को मांगता है। तुम जल्दी शादी बनाओ, अच्छा लड़के ढूंढ कर लाओ। मिसेस डीसा, हम एक लड़की ढूंढा। हाँ, तुम लड़की ढूंढा? ये लड़की तुमको ढूंढा? नहीं मिसेस डीसा, हम लड़की को ढूंढा। अरे अन्नाड़ी, तुम क्या लड़की ढूंढेगा? किधर में है लड़की? पहले हम देखना मांगता है। राजू आशा बनी आरती को मिसेस डीसा से मिलवाने लाया और यहाँ एक नया ही तमाशा खड़ा हो गया। क्या नाम है? आशा। आशा। आशा? आशा क्या? बाप का नाम नहीं? आशा सोहनलाल। हाँ, ऐसा बोलो। तुम्हारा बाप क्या काम करता है? मिसेस डीसा, इनका बाप बचपन में मर गया था, तब तो बेचारे को खुद काम करना पड़ता है। हम पूछता है जब जिंदा था क्या काम करता था, क्या धंधा करता था? बोलो आशा, बोलो। मेरा बाप फर्नीचर। तुम्हारा बाप फर्नीचर? फर्नीचर नहीं मानो मिसेस डीसा? वो सुतार किला ठोकने वाला किला। इसमें शर्म आने का क्या बात है? हमारा जीसस भी सुतार था। अरे मेहनत आदमी को खुदा का नजीक लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक। तुमको खाना पकाना आता है? बहुत फर्स्ट क्लास खाना पकाती है मिसेस डीसा। तुम कहेगा तो उंगली काट लेगा। तुम चुप रहो नहीं तो हम तुम्हारा जबान काट लेगा। चलो हमारे साथ किचन में आओ। ऑमलेट कभी खाया? जी हाँ, रोज खाती हूँ। मेरा मतलब है मालकिन बनवाती है ना, तो बचा खुचा मुझे भी मिल जाता है। बहुत फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनाता है मिसेस डीसा। हम खाया? तुम खाया? हाँ मिसेस डीसा। आज हम खाएगा। आशा, नाड़ी, तुम किधर जाता है? तुम ऊपर जाओ। चलो ऊपर जाओ। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। आरती का जन्मदिन आया तो उसने राजू को अपने घर पर पार्टी में नहीं बुलवाया, क्योंकि इससे उसकी असलियत के खुल जाने का डर था। मगर होनी को कौन टाल सकता है। सेठ रामलाल के कहने पर राज पार्टी में आ पहुंचा और यहीं उस पर यह राज खुला कि जिसे वो नौकरानी समझ रहा था वो एक अमीरजादी है,
जिसे आशा समझ रहा था वो आरती है। राज का दिल टूट गया और जिंदगी में पहली बार उसने ये कबूल किया कि वो सचमुच अनाड़ी है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख से दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अपना टूटा हुआ दिल लिए राज रात भर बारिश में भीगता रहा, यहां वहां घूमता रहा। मिसेस डीसा उसे ढूंढकर वापस घर ले तो आईं, मगर बारिश में भीगने के कारण वे खुद बीमार हो गईं। तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है मिसेस डीसा। आपको बुखार है तो तुमको क्या? आप मरेंगे नहीं तो जिएगा, तुमको क्या फिक्र है? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? हाथ मत लगाओ हमको। तुम मेरे को गलत समझता है मिसेस डीसा। हम गलत नहीं समझा। आजकल का बेटा बनाने से नहीं बनता, बन भी जाएगा। तुम माँ के मुंह पे रुपया फेंक के बोलेगा, ये लो माँ तुम्हारे दूध का दाम। तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब भी बराबर हो गया। जाओ, चले जाओ, जाओ। मिसेस डीसा की तबीयत का हाल पूछने आरती भी उनके घर पहुंची। राज ने उससे एक ही सवाल पूछा। एक बात पूछूं आपसे? मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, फिर आपने ये खेल मुझसे क्यों खेला? ये खेल नहीं है। अगर ये खेल होता तो मैं यहाँ आती। तो फिर अब तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम? डर से। मैंने कई बार कोशिश की पर कह ना पाई। मुझे डर था कहीं तुम्हें खो ना बैठूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। आरती ने अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। इधर मिसेस डीसा बुखार के बावजूद अपने वकील के पास पहुंची। एक बात पूछूं मिसेस डीसा? हाँ? आप ये सब जायदाद राजकुमार को दे रही हैं। आप ठहरी क्रिश्चियन और वो हिंदू, आपका और उसका क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है। जब हिंदू क्रिश्चियन पैदा भी नहीं हुआ था तब का रिश्ता है। सारी जायदाद राज के नाम कर देने के बाद वकील के ऑफिस में ही मिसेस डीसा दरवाजे से टकराकर बेहोश हो गईं। घर आने के बाद भी उनकी हालत बिगड़ती चली गई। एक खास दवा के पीने के बाद उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती थी। मिसेस डीसा ने राज से कहा कि वो जाकर आरती को बुला लाए। राज आरती को लेने गया, मगर राजकुमार मिलने आए हैं, उनसे कहना मैं नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं हो सकता। आरती, क्या ये सच है? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तुमने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। हाँ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ, मगर एक बात याद रखना आरती, गरीबी और अमीरी की हदों से परे भी एक दुनिया। आरती अपने चाचा सेठ रामलाल की वजह से मजबूर थी और खामोश थी। लेकिन जब राज वापस चला गया तो आरती राज की जुदाई सह नहीं पाई। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना
है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। मिसेस डीसा की हालत बिगड़ती चली गई और फिर मिसेस डीसा ने दम तोड़ दिया। मिसेस डीसा की मौत से बिल्कुल टूट चुका राज इस खबर से और भी हिल गया कि मिसेस डीसा जो दवा ले रही थी दरअसल वो जहर था, और ये जहर उसी के मालिक सेठ रामलाल की मेडिकल कंपनी में बना था। नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए राज ने आरती पर भी उसके धन लोलुप चाचा की असलियत जाहिर कर दी। अपने चाचा जी से पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा क्यों मरी। पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा की जान की कीमत सिर्फ 2 रुपए 8 नहीं थी। मतलब भी उन्हीं से पूछिए जिन्होंने दवा की शीशियों में जहर बेचा पैसे की लालच में। ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। थोड़े ही दिनों में आपकी शादी होगी, आपके हाथों मेहंदी रचेगी। उस दिन ये मत भूलिएगा कि उस लाली में मिसेस डीसा का खून शामिल है। सेठ रामलाल ने मिसेस डीसा के कत्ल का इल्जाम राज पर लगवा दिया। आप ही का नाम राजकुमार है? जी हाँ, आपके नाम का वारंट है हमारे पास। वारंट? कौन सा जुर्म? खून मिसेस डीसा के कत्ल के जुर्म में। खून मिसेस डीसा? चलिए। उधर आरती ने सच्चाई तक पहुंचने की जैसे जिद कर ली। चाचा जी जरा पानी दीजिए, मुझे दवा लेनी है। दवा? दवा कैसी? फ्लू की, आप ही के कंपनी की बनी हुई है। मिसेस डीसा की खबर सुन के मैं कल राजकुमार से मिलने गई थी। मुझे जरा सर्दी हो रही थी, उन्होंने मुझे ये दवा दी। तो राजकुमार बेकसूर है। ये दवा आप ही की कंपनी की बनी हुई है, जिससे मिसेस डीसा की हर बीमारी का इलाज हो गया। ये किसने कहा तुम? सब झूठ है। अब कहिए चाचा जी, कहिए कि राजकुमार कसूरवार है। कहिए कि मिसेस डीसा का खून उसी ने किया। नहीं कह सकते ना? मैं मजबूर था आरती। मजबूर? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेने पर मजबूर? नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता था, वरना जो कुछ मैंने जिंदगी में बनाया था सब कुछ बर्बाद कर देना पड़ता। आन की आन में कारखाना बंद हो जाता, ये छान, ये मकान सब कुछ हवा में उड़ जाते। ये तुम्हें अच्छा लगता? नहीं चाचा जी, लेकिन ये तो न होता जो अब हुआ है। 1 मिनट पहले आप मेरी नजर में क्या थे, और अब आज मुझे हर चीज से नफरत हो रही है। बेगुनाह राज को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ आरती कैसे देखती। उसने राज को बचाना चाहा और अदालत के कटघरे में जा पहुंची। क्या ये सच है कि आप मुल्जिम राजकुमार से प्यार करती थी? नहीं, ये झूठ है। मैं राजकुमार से प्यार करती थी नहीं, करती हूँ, अब भी करती हूँ, और इसीलिए मिसेस डीसा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो जहर मिसेस डीसा को खुद मैंने दिया था। योर ऑनर, चाचा जी से बढ़कर मिसेस डीसा हमारी शादी के खिलाफ थी। वो मुझे नहीं चाहती थी और मुझे उनसे नफरत थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। झूठ? ये सब झूठ है जनाब वाला। ये झूठ नहीं योर ऑनर, मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे बचाने के लिए ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मगर मैं कबूल करती हूँ, मिसेस डीसा का खून मैंने किया, मैंने ही किया है। सीधा साधा राज दुनिया वालों की चालबाजियों से इतना तंग आ चुका था कि उसने अपने बचाव में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना ही कहा, जनाब वाला, सरकारी वकील ने कहा कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनाब वाला, सरकारी वकील के साथ मैं भी दरखास्त करता हूँ, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। चंद कातिल ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया में, इस अदालत में भी मौजूद है, जिनके हाथ खून में रंगे हुए, लेकिन कानून उन पे हाथ नहीं डाल सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये अदालत आखिरी अदालत नहीं है, ये फैसला भी आखिरी फैसला नहीं है। वो किस किस अदालत से बचेंगे, कौन कौन से फैसले से भागेंगे। जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। राज की भलमनसाहत और आरती की मोहब्बत देखकर सेठ रामलाल को उनका जमीर धिक्कारने लगा। वो खुद को बौना महसूस करने लगे और अदालत में जाकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी किसी ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। मिस्टर रामलाल,
क्या ये सच है कि मुल्जिम राजकुमार जब भूखा और बेकार था तब आपने उसे 200 रुपए की नौकरी दी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपकी मिसेस डीसा से कोई अदावत या दुश्मनी थी? जी नहीं, मिसेस डीसा का नाम तो मैंने पहली दफा सुना था जिस वक्त राजकुमार जहर की बोतल लेकर मेरे दफ्तर में आया था। दवा की या जहर की? जहर की। ओह, आपका मतलब ये है कि दवा की शीशी में जहर डाल दिया गया था? जी हाँ। और उसी जहर ने मिसेस डीसा की जान ली? उसी जहर ने मिसेस डीसा की जान ली। उसी जहर ने मिसेस डीसा की जान ली और उसी जहर ने मुझे बुज़दिल बना दिया। मतलब ये कि वो जहर मेरे ही कारखाने में बनाया गया था। मुझे ये बात मालूम थी लेकिन मैं खामोश था। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसका नतीजा भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस वक्त भी जानता था, लेकिन मेरी बुज़दिली की वजह से उस वक्त मुझे खामोश रहना पड़ा। इन सब बातों के होते हुए भी जिंदगी में आज तक मैंने किसी से हार नहीं मानी। इस वक्त भी मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं, खासकर इस अनाड़ी से। मैं कबूल करना चाहता हूँ कि मिसेस डीसा की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। सेठ रामलाल को सजा मिली, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राज को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और आरती ने सदा सदा के लिए राज का हाथ थाम लिया। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये दोस्ती अनाड़ी के दौरान और भी गहरी हो गई। राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को हमेशा बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे। आपको ऋषिदा की फिल्म आनंद याद होगी। उसमें भी फिल्म का हीरो आनंद अपने बंगाली दोस्त डॉक्टर भास्कर को बाबू मोशाय कहकर बुलाता है और ये संबोधन यानी बाबू मोशाय इतना लोकप्रिय हुआ कि एक लंबे समय तक अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा रहा। एक बंगाली और एक पंजाबी नौजवान की दोस्ती वाली इस कहानी की प्रेरणा ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी और राज कपूर की दोस्ती से ही पाई थी। शायद आपको यह भी याद हो कि फिल्म आनंद राज कपूर को समर्पित की गई थी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हालांकि राज कपूर खुद भी बहुत अच्छे निर्देशक थे, लेकिन जब कभी वो किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म में एक्टर के तौर पर काम करते तो बिल्कुल दखलंदाजी नहीं किया करते और वही करते जो उनका डायरेक्टर उनसे करने को कहता। अनाड़ी के निर्माण के दौरान भी ऋषिकेश मुखर्जी को उनसे इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, अनाड़ी की हीरोइन
नूतन को कभी कभी राज कपूर सीन खुद करके समझाया करते और हर शॉट में उनकी मदद किया करते। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी। फिल्म का टाइटल भले ही अनाड़ी रहा हो, मगर फिल्म अनाड़ी बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी साबित हुई। इसे न सिर्फ दर्शकों ने सराहा, बल्कि आलोचकों और समीक्षकों ने भी खूब पसंद किया। इसे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। राज कपूर को बेस्ट एक्टर का, ललिता पवार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, गीतकार शैलेंद्र को बेस्ट गीतकार का, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का और गायक मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लेकिन इन सब पुरस्कारों से बढ़कर था फिल्म अनाड़ी को मिला हुआ सन 1959 का प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल। कहने की आवश्यकता नहीं कि फिल्म अनाड़ी आज भी कामयाब, मनोरंजक और साफ सुथरी फिल्मों की कतार में बहुत आगे मानी जाती है। $1956, 1957, 1958, 1959, 1956, 1957, 1958, 1959। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहाँ। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहाँ। La 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 बाइस्कोप की बातें पूरी हुई दोस्तों। आज आपने सुनी एलबी फिल्म्स यानी प्रोड्यूसर एलबी लक्ष्मण की फिल्म, यानी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, यानी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल की फिल्म, शैलेंद्र और हसरत की, साथ ही शंकर जयकिशन की फिल्म अनाड़ी की बातें। फिल्म अनाड़ी की ये बातें यहाँ वहाँ और न जाने कहां कहां से बटोर कर लाए थे अशोक अय्यर, और इन बातों को फिल्म के संवाद और गीतों के साथ आपके लिए प्रस्तुत किया लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा को बाइस्कोप की बातें पेश करने में मदद कर रही थी राजलक्ष्मी। और अब जैसा कि मैंने कहा, बातें पूरी हुई, प्रोग्राम का समय भी पूरा हो गया, इसलिए अगले हफ्ते फिर से आने का वादा करते हुए अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, बाय बाय।
जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। बाइस्कोप की बातें।